देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। कल हमने टॉपिक 1 किया था डिबेंचर्स का, जिसमें हमने डिबेंचर्स को कैश में बेचना सीखा था। आज हम करने जा रहे हैं डिबेंचर का टॉपिक 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक 2 करने जा रहे हैं आज हम, जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये हमारा टॉपिक का नाम है। अदर देन कैश का मतलब कैश से हटके किसी और पर्पस से आप अपने डिबेंचर्स को इशू कर रहे हो। वो पर्पस क्या है? नाम है परचेज कंसीडरेशन। यानी हमारा बिजनेस किसी और बिजनेस से कुछ परचेज कर रहा है, उस परचेज के बदले में वो उसको डिबेंचर्स इशू कर दे रहे हैं। इस टॉपिक का मतलब ये हुआ कि इस बार आप पैसों के लिए डिबेंचर नहीं बेच रहे, इस बार आप किसी एसेट को परचेज कर रहे हो। मान लीजिए उस एसेट के परचेज के बदले में आप उसको क्या दे रहे हो? डिबेंचर्स इशू कर दे रहे हो। ठीक है, एक्चुअल में ये तब भी काम करता है जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं। बिजनेस ही टेक ओवर कर लिया मैंने किसी का। हो सकता है कि मैंने मान लीजिए बिजनेस को अगर ले लिया, उन पे कुछ एसेट्स होंगे, वो भी मेरी हो जाएंगी। अब कुछ लाइबिलिटीज भी उनके सर पे होंगी, वो भी किसकी हो जाएंगी? अब हमारी। तो वो सारा केस इसी में होता है। उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं उनको? डिबेंचर्स इशू कर दे। तो परचेज कंसीडरेशन या फिर कंसीडरेशन अदर देन कैश, सेम टॉपिक है। इसमें जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट वो सब आपका नहीं यूज होता है, क्योंकि कैश के लिए आप डिबेंचर बेच ही नहीं रहे हैं। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल सब आपका हट जाता है। सेपरेट एंट्रीज बनती है। क्या बनती है? सबसे पहले इसमें हम करने जा रहे हैं केस 1। देखा, पहला पॉइंट में हम क्या सीखने जा रहे हैं? फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन हो कि आपने सिर्फ एसेट्स ही परचेज करी है किसी बिजनेस से, तो अगर हमने एसेट परचेज करी तो ऑब्वियस सी बात है उधार में ट्रांजैक्शन हो रही होगी हमारी। तो हम लोग उसकी क्या एंट्री बना लेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट एक रियल अकाउंट होता है। जब हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है, कम सिन हो रहा है, तो हम उसे क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। किससे आ रहा है? जिससे हम खरीद रहे हैं, उधार पे आ रहा है ना। तो क्रेडिट द गिवर। सामने वाला इंसान हमारे लिए क्या होगा? गिवर, पर्सनल अकाउंट। तो गिवर को हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या नाम लिख देंगे? टू सप्लायर्स अकाउंट या फिर वेंडर्स अकाउंट। क्वेश्चन में अगर आपको एसेट का नेम गिवन हो मशीनरी, तो मशीनरी मेंशन करना पड़ेगा। वेंडर का नेम गिवन हो तो उसका नेम मेंशन करना पड़ेगा। वेंडर वर्ड आप मेंशन नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है वेंडर पहचानने में, पता नहीं क्यों होती है। एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड तो हम हुए ना, परचेज मशीनरी फ्रॉम वाई लिमिटेड, तो वेंडर कौन हुआ? वाई लिमिटेड। अगर उसने बोला एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी, नाम ही नहीं बताया वेंडर का, तो बच्चा सोचता है कि एक्स लिमिटेड बोला हुआ है तो वेंडर एक्स ही होगा, बट एक्स तो हम है। तो हमें नाम गिवन नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? वेंडर। यहाँ पे अमाउंट कौन सी आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी परचेज प्राइस। ठीक है, क्लियर आपको है? अब इसमें ना मैं एग्जांपल भी डालते हुए चल रहा हूँ, अमाउंट भी डालते हुए चल रहा हूँ आपके लिए। लेट्स से 11 लाख का हमने ये परचेज कर लिया, एसेट परचेज कर लिया। अब दूसरी एंट्री किस चीज की बनती है? दूसरी एंट्री बन सकती है फॉर पार्ट पेमेंट। हो सकता है कि सारी की सारी पेमेंट हम डिबेंचर के थ्रू ना कर रहे हो, हमने थोड़ा पैसा कैश में या थोड़ा चेक की फॉर्म में दे दिया। हो सकता है, क्वेश्चन में डिपेंड करता है, हर बार नहीं होगा। अगर पेमेंट कर रहे हैं तो किसको पेमेंट कर रहे हैं? वेंडर को करेंगे ना। अब वो गिवर नहीं है, वो रिसीवर बन जाएगा, है ना। तो अगर वो रिसीवर बन जाएगा तो पार्ट पेमेंट करते समय हम क्या एंट्री बना देंगे? वेंडर्स अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे क्या कर देंगे आप? अगर कैश में पेमेंट हो रहा है तो टू कैश अकाउंट, अगर चेक से पेमेंट हो रहा है तो आप क्या करने वाले हैं इसको? टू बैंक अकाउंट। और जो भी अमाउंट आपने पे करी है वो यहाँ पे आ जाएगी। हम अपने एग्जांपल में मान के चलते हैं कि 2 लाख हमने पे कर दिया, तो दूसरी एंट्री क्या बन गई हमारी? समझे आप? पार्ट पेमेंट करने की बन गई। अब तीसरी एंट्री किस चीज की बनेगी? तीसरी एंट्री बनती है फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। तीसरी एंट्री में हम क्या करने वाले हैं? इशू की एंट्री बनाने वाले हैं। इशू की एंट्री कितने की? डिबेंचर्स के लिए बनने वाली है। समझते हैं इसको? अब हमने 11 लाख रुपए के एसेट को परचेज किया था, 2 लाख हम कैश या चेक से दे चुके हैं। अब बचे कितने रुपए? 9 लाख रुपीज अभी भी बचता है। तो 9 लाख को हमने पे करना है। कैसे? डिबेंचर इशू करके। इशू की एंट्री में फिर से डेबिट कौन होने जा रहा है? वेंडर, क्योंकि वेंडर फिर से क्या होने वाला है? रिसीवर।
वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से, 9 लाख से। ये तो अंडरस्टूड है कि बचा हुआ कितना है, 9 लाख। अब क्वेश्चन में हमने क्या देना है, डिबेंचर्स इशू करने हैं। तो डिबेंचर जब हम इशू करेंगे तो डिबेंचर्स क्या हो जाएंगे आपके, क्रेडिट हो जाएंगे। डिबेंचर जब हम इशू करते हैं, डिबेंचर हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, है ना। अब डिबेंचर जब यहाँ पे गया, तो हो सकता है कि वो डिबेंचर आपने डिस्काउंट में दिया हो सकता है वो डिबेंचर आपने प्रीमियम पे दिया हो सकता है वो डिबेंचर आपने पार में दिया हो। अभी जो ये एंट्री बनेगी वो कब बनेगी, जब आपने पार में दिया। बट अगर क्वेश्चन में बोला है कि 10% का डिस्काउंट में दिया आपने, तो डिस्काउंट भी डालना पड़ेगा। डिस्काउंट कहां पे आता है, डेबिट में आता है, क्योंकि हमारी कंपनी के लिए वो घाटा है। और अगर हमने प्रीमियम में दिया अपने डिबेंचर, तो हमारी कंपनी के लिए वो क्या होता है, फायदा। वो कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो अगर डिस्काउंट क्वेश्चन में बोला होगा, तो यहां पे क्या होने वाला है बच्चों, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होने वाला है। और अगर प्रीमियम पे बोला होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है। क्लियर आपको वाली बात। अब इस इन दोनों में से एक साथ तो नहीं हो सकते ना ये, इफ एनी, दोनों में से अगर कोई एक होगा तो हम इसको लिखेंगे। तो मैंने यहां पे लिख दिया ब्रैकेट में आपके लिए, इफ एनी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कैसे बोला, सुनते हैं ध्यान से। मैक्सिमम क्वेश्चंस में सीबीएसई और आईएससी में कैसे गिवन होता है कि आपने 100 रुपीज का डिबेंचर दे दिया 10% डिस्काउंट में। क्या बोला होता है, 100 रुपए का डिबेंचर दे दिया, फेस वैल्यू गिवन है, और 10% के डिस्काउंट पे 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपए। तो डिबेंचर्स की जो एंट्री में बनाने वाला हूं मैं, क्या बनाने वाला हूं, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। सिक्योरिटी प्रीमियम तो मैं नहीं लिखूंगा, डिबेंचर्स में मैं इंटू 100 लिख दूंगा, डिस्काउंट में इंटू 10 लिख दूंगा। बट क्या मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर्स बताएं उसने कितने इशू करे हैं मैंने, तो क्या मैं यहाँ पे अमाउंट डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है। तो हमें खुद क्या निकालना पड़ता है कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमने कितने इशू करे। अब वो कैसे निकलता है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, ये कैसे निकलता है आपका, ये निकलता है अमाउंट टू बी पेड अपॉन रियल वैल्यू ऑफ ईच डिबेंचर। इस तरीके से निकलता है। अब हमारे एग्जांपल में अमाउंट टू बी पेड कितना, अगर आपको याद हो, 9 लाख रुपीज है। अब रियल वैल्यू किसे बोल रहा हूं मैं, अगर 100 रुपए का डिबेंचर दैट इज फेस वैल्यू, 10 रुपए का उस पर प्रीमियम है, तो 110 इज द रियल वैल्यू। अगर 100 रुपए का डिबेंचर है, 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो 90 रुपए क्या हो गया, रियल वैल्यू। तो प्रीमियम जोड़ के डिस्काउंट हटा के जो वैल्यू है, इसको हमने यहाँ पे डाल। तो अभी 100 का डिबेंचर, 10 का डिस्काउंट, तो कितना हो गया, 90। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये आ गया मेरा निकल के 10,000 डिबेंचर्स। जब मेरे 10,000 डिबेंचर्स आ गए हैं, तो मुझे यहाँ पे इंटू करने में आसानी होगी। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10,000 इंटू 100 दैट विल बी 10 lakhs। और यहाँ पे डिस्काउंट में भी कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 10 जो कितना हो जाएगा आपका, 1 लाख। तो ऑटोमेटिकली एंट्री भी आपकी इक्वल हो गई ना, देखा आपने। तो ये पहला केस था जिसमें हमने एसेट परचेज करी है, थोड़ी पार्ट पेमेंट करी है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, इशू कर दिया डिबेंचर्स। अब हम देखते हैं केस 2 में क्या हो सकता है इसके। फॉर परचेज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन। मैंने को बताया कि जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं, तो उसकी एसेट तो हमारी होंगी होंगी, उसकी लाइबिलिटीज भी तो हमारी रहेंगी ना, हमें देखनी उनकी लाइबिलिटीज को भी। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे सबके साथ। तो जब हम एसेट्स परचेज करेंगे किसी की, तो हमारी एंट्री में क्या होने वाला है, एसेट्स अकाउंट क्या होने वाली है, डेबिट। बट लाइबिलिटीज कहाँ जाती है हमारी, क्रेडिट में जाती है। तो लाइबिलिटीज हमारी क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। एसेट डेबिट होती है, लाइबिलिटीज बढ़ती है तो कहाँ जाती है, क्रेडिट में जाती है। लेकिन परचेज किससे करा आपने, वेंडर से किया है ना आपने। यहाँ पे क्या एंट्री बन जाएगी, टू वेंडर्स अकाउंट। आपको क्वेश्चन में ये अमाउंट गिवन होने वाली है कि कितने की आपने एसेट परचेज की। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, 10 लाख की एसेट हमारे पास आई। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटीज की जो अमाउंट है, ये भी हमें क्वेश्चन में क्या होने वाली है, गिवन होने वाली है। तो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं कितना, 4 लाख, क्योंकि हम एग्जांपल भी साथ साथ सीख रहे हैं। वेंडर की जो अमाउंट है, ये अमाउंट हमें गिवन नहीं होती, इज नॉट गिवन। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाती है आपकी बैलेंस अमाउंट। ये अमाउंट हमें गिवन नहीं होगी, तो हम यहाँ पे क्या डालने वाले हैं, बैलेंस अमाउंट। तो बैलेंस कितना बच रहा है हमारा, 6 लाख।
तो यानी वेंडर को हमने कितने रुपए देने हैं, 6 लाख। हमारे साथ कितने का है, 6 लाख का। तो ये दूसरा केस है जब आपने एसेट परचेज करी और लाइबिलिटी लिया और कुछ भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। फिर उसके बाद जो आपकी ये फर्स्ट एंट्री थी, सेकेंड एंट्री किसकी बनती है हमारी, फॉर पार्ट पेमेंट। वो हमारी बनेगी सेम जो हमने पीछे बनाई थी। अगर पेमेंट हो रही होगी कुछ तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जितनी पेमेंट हो रही थी, कितनी पेमेंट, 6 लाख की है ना, 6 लाख में से अगर 2 लाख पे कर दिया तो 2 लाख पे हो जाएगा, बचे हुए 4 लाख के लिए क्या दे देंगे, डिबेंचर। तो अब थर्ड एंट्री जो हमारी बनने वाली है वो किसके लिए बनने वाली है, फॉर इशू। वो भी क्या होने वाली है आपके लिए, सेम। ठीक है आपका यार। तो ये हमारा टॉपिक 2 था, केस 2 का। अब केस 3 पे आते हैं, टॉपिक 3 के, टॉपिक 2 के केस 3 पे आते हैं। ध्यान देते जरा। पहला पॉइंट है इसमें, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स कॉमा लाइबिलिटीज टेकन। यहां पे हमने, अब क्या इसमें भी गाली दूं क्या अब है, यूट्यूब पे भी जाना है क्या गाली में, बताओ यार, समझ लो यार। फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, हमने एसेट्स परचेज करी है, लाइबिलिटी भी टेक ओवर करी है, ठीक है, लाइबिलिटीज टेकन एंड परचेज कंसीडरेशन इज ऑल्सो गिवन। अब यहां पे एक चेंज आता है, क्या चेंज आता है जरा देखते हैं। परचेज कंसीडरेशन इज गिवन का मतलब पता है आपको क्या होता है, जो वेंडर होता है ना उससे हमारे कितने रुपए में बात हुई है वो भी हमें गिवन है। पिछले वाले केस में हमें गिवन नहीं था, हमने बैलेंस जो अमाउंट थी वो डाल दी थी। इस वाले केस में हमें ये भी गिवन होगी वेंडर से हमारी कितने में बात हुई है। ठीक है, तो कैसे एंट्री बनने वाली है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज क्रेडिट टू वेंडर अकाउंट क्रेडिट। एसेट डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा, वेंडर क्रेडिट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इसकी अमाउंट आपको क्या होने वाली है, गिवन होने वाली है। मान लेते हैं 10 लाख गिवन है, ठीक है। लाइबिलिटी की अमाउंट भी क्या होने वाली है, हमें गिवन होने वाली है, मान लेते हैं 4 लाख है। वेंडर की अमाउंट भी क्या होने वाली है, हमें होने वाली है। अब गिवन क्या होगा, क्या तय होगा, हो सकता है कम तय हुआ हो सकता है ज्यादा तय हुआ। हम कम में कम मान जाएगा वेंडर हमारा। अगर मैं आपसे परचेज कर रहा हूं आपका बिजनेस, अब कम में कम मान जाएंगे जब आपके बिजनेस की हालत क्रिटिकल है, समझ रहे हैं। तो हम लोग आपको कम में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके बिजनेस की पोजीशन नॉट बैड है तो आप लोग ज्यादा पैसे भी रख सकते हैं, और हमें लगता है कि हमारा ज्यादा फायदा इस बिजनेस को टेक ओवर करके हम इस बिजनेस को और अच्छे से अपने काम में लगा सकते हैं, तो हम लोगों को ज्यादा वैल्यू में भी बात हो सकती है हमारी। डिपेंड करता है किस पे, वेंडर और जो हमारा परचेज कर रहे हैं हम, जो उनके बीच में क्या डिस्कशन होता है। और उसके वैल्यूएशन के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे उसको। तो यहाँ पे हमें क्या मान लेते हैं, एक एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि कम वैल्यू में बात हो रही है, 10 लाख था, यहाँ पे 4 लाख की लाइबिलिटी हम ले ली तो 5 लाख में मान गया वेंडर। एक एग्जांपल में हम ले लेते हैं ज्यादा में मान गया तो 7 लाख ले लेते हैं। दोनों सिनारियो वैलिड है, कम में भी मान सकता है वेंडर हमारा, ज्यादा पैसे में भी मान सकता है वेंडर हमारा। तो अगर कम में मानेगा तो हमारे लिए वो फायदा है या नुकसान है, वो हमारे लिए फायदा हो गया। कैसा फायदा है, बार बार होने वाला फायदा, रिपीटेड होने वाला फायदा, रेवेन्यू फायदा है नहीं, कैपिटल प्रॉफिट हमारा। और कैपिटल प्रॉफिट को हम कहां पे डाल देते हैं, क्रेडिट में डाल देते हैं, किस नाम से, कैपिटल रिजर्व के नाम से। तो जो 1 लाख का बैलेंस आ रहा है आपको, 1 लाख रुपीज का बैलेंस दिख रहा है आपको सिचुएशन में, वो कहां पे आ जाएगा आपका, टू कैपिटल रिजर्व। ये क्या है, बैलेंस इफ एनी। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा तो किस नाम से आ जाएगा वो, कैपिटल रिजर्व। बट वाई कैपिटल रिजर्व, मैंने आपको बता दिया। डेबिट में अगर कमी आएगी तो क्या सिचुएशन होगी, आप लोग जो वेंडर है मेरे, आप ज्यादा में माने, 7 लाख रुपए में माने, तो जब मैं आपको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि गुडविल रही होगी ना, कुछ रेपुटेशन रही होगी ना कुछ, समझ रहे हैं। अब जब मैंने आपका बिजनेस परचेज कर लिया तो गुडविल किसकी हो गई, अब हमारी होगी ना। तो हमारे बिजनेस में एक न्यू एसेट क्रिएट हो रही है, इसका नाम क्या होता है, गुडविल। और उसकी वैल्यू क्या लगाई गई है, जो एक्स्ट्रा पैसा है ना, डिफरेंस आ रहा है, वो हमारे लिए क्या हो गया, गुडविल। तो ये क्या हो गया आपका, बैलेंस इफ एनी। इस वाले एग्जांपल में 7 लाख वाले एग्जांपल में कितना आ जाएगा डिफरेंस, 7 और 4
11 लाख हो रहा है तो यहाँ पे 10 लाख है, तो कितनी कमी आ रही है? तो हो सकता है कमी डेबिट में आए, हो सकता है कमी क्रेडिट में आए, बट क्यों गुडविल के नाम से आएगा, क्यों कैपिटल रिजर्व के नाम से आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। रट तो आप लेंगे इसको, तो रटने से बेटर समझ लें क्यों होता है ऐसा, ठीक है। इसके बाद तो दूसरी और तीसरी एंट्री बनने जा रही है बी एंड सी, वो क्या बनने जा रही है? सेम। पार्ट पेमेंट अगर हो रही होगी तो पेमेंट कर दीजिए, पार्ट पेमेंट के बाद कोई डिबेंचर्स अगर इशू हो रहे होंगे तो डिबेंचर दे दीजिए। समझे आप? क्लियर हुई मैंने वो क्या बात बोली? तो ये हमारा टॉपिक 2 का परचेस कंसिडरेशन वाले टॉपिक के तीनों केसेस थे, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, इसके क्वेश्चंस आपको करने होंगे आज, तो इसकी फोटोज जिसको भी लेनी है वो ले लीजिए। हो गया इसका? अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर दो, है ना, जो आपको मैं समझाया, ठीक है। पिछला और हो गया। इसके क्वेश्चंस मैं अभी आपको बता रहा हूं आपकी बुक से, ठीक है। क्लास एंड करते हैं, जिसको भी इसमें डाउट होगा फिर इस डाउट को डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो टॉपिक 2 हमारा खत्म हुआ आज डिबेंचर्स का। अभी टॉपिक 3 टॉपिक 4 बहुत सारे टॉपिक्स बचे इसमें, बहुत कुछ है। तो अभी आपकी फेयरवेल का टाइम चल रहा है तो इसलिए ज्यादा ज्यादा नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कि रेगुलर आप आए तो कुछ कर सके आप, ठीक है। तो क्लास एंड करते हैं, इतना ही